है प्रयास के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज है 7वां दिन और आज हम लोग जीएस में पढ़ेंगे अरब, पाल वंश, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। साथ में हम देखेंगे क्या क्या है आज टाइपिंग के लिए हमारे, और इंग्लिश में आज हमारे लिए आर्टिकल है, वोकैबलरी में हमारा क्या और टारगेट है, और अक्टूबर मंथ हमें आज पढ़ना है। तो बेसिकली आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि इस पूरे कार्य को करने में आपको 6 घंटे तक लगेगा, 5 से 6 घंटे। पर अगर आप ये कर लेते हैं तो धीरे धीरे जो है पूरा सिलेबस आप एग्ज़ाम तक कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको फ्री वोकैबलरी पढ़नी है या सीखना है तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। रोज़ शाम 7 बजे जो है ये एक वोकैबलरी टेस्ट होता है, तो आप जो दे सकते हैं फ्री में। अराउंड 20 क्वेश्चन इसमें होते हैं, तो आप अपनी वोकैबलरी को इम्प्रूव भी कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो, मुझे बताइएगा। अगर आपकी कुछ इनपुट्स होंगे तो प्लीज़ उन्हें नीचे लिखिएगा, मैं उनको ज़रूर इनकॉर्पोरेट करूँगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको टाइपिंग करनी है 1 घंटा, क्योंकि टाइपिंग ज़रूरी करते रहिए। अगर एग्ज़ाम आ गया या जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि हमें जो है टाइपिंग करते रहना है और हमें उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा, स्पेशली फ़ेज़ 1 के बाद। तो हमें टाइपिंग करते रहना है। दूसरी चीज़ है कि आज हम वोकैबलरी में पढ़ेंगे जे और एन। तो मुश्किल से मुश्किल शायद 80 वर्ड्स होंगे, तो हम उनको पढ़ेंगे। उसमें बहुत सारे वर्ड्स ईजी भी हैं, तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। और सी आईडियम को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो हमने ए कर लिया, बी कर लिया, सी हम करेंगे और बहुत जल्दी हम इसका रिवीजन भी करेंगे। तो आपके पास जो भी बुक हो, केडी पब्लिकेशन की हो, अरिहंत बख्शी, जो भी हो, आप उससे पढ़ सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ है, हम इंग्लिश पेपर का एक आर्टिकल रोज़ जो कर रहे हैं उसको करते रहेंगे, और जो हमारा वोकैबलरी टेस्ट चल रहा है यहाँ पे उसको हम करते रहेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत में अरब, पाल और राष्ट्रकूट गुर्जर प्रतिहार। तो दोस्तों करंट अफेयर्स के लिए, जैसे मैंने बताया आपको, अक्टूबर का हमें करंट अफेयर्स आज से शुरू करना है। तो करंट अफेयर्स के लिए जो भी आप सोर्स पढ़ रहे हैं या जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जीके टुडे से आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, दृष्टि में हिंदी में, या जो भी आपके पास सोर्स है उससे पढ़ सकते हैं। कोशिश करिए 1 से 2 सोर्सेज पढ़िए ताकि आपको जो है कंप्लीट हो जाए। और कुछ वीडियो मैंने पहले डाले हुए थे कि कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए करंट अफेयर्स को, तो आप वो भी देख सकते हैं हेडिंग वाइज कि क्या क्या क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप उन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे। प्रीवियस ईयर्स का अगर हम क्वेश्चन देखें तो ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से नहीं आए हैं। बट हाँ, वही चीज़ है कि अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो कुछ कुछ मेन एरियाज़ हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आप इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा कि कौन कौन से एरियाज़ आपको ज़्यादा फोकस करने हैं और फिर बाद में उनका रिवीजन भी करना है। जैसे कि अगर हम थीम की बात करें तो थीम्स वही रहेंगी कि कौन सा राजा ने क्या धर्म था उसका, उसने कौन सा उसका पहला और आखिरी राजा था, और उसने कौन कौन से जो है अलग अलग जो है वहाँ पे कैसे जो उनका पूरा जो राज्य था वो कैसे विभाजित था, वहाँ पे उन्होंने कौन कौन से मंदिर बनवाए या स्तूप बनवाए, जो भी बनवाए इस काल में जो भी बना वो भी हम डिस्कस करेंगे। किसी राज्य का कोई नाम रहा हो उनके, अगर उनके, और दूसरी चीज़ कि उनके जो वो था जो उनका कोड था उसके अंदर जो है बेसिकली अगर जो जो उनके बड़े बड़े कवि रहे, कवित्री रही, या जो भी उनके जो है अलग अलग राइटर्स रहे, वो उनके नाम इंपॉर्टेंट है। और उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे उनका जो प्रजातंत्र चल रहा था, या जो भी उनका जैसे भी राज्य तंत्र था, जो प्रजातंत्र था, या भी जो गणतंत्र था, जैसा भी था, जो भी था वो क्या था और वो कैसे डिवाइडेड था। तो ये सारे मुख्य पहलू हैं जिन पे हमें पढ़ना है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो रहेगा चोल वंश, जिसको हम आज देखेंगे। और जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम देखेंगे कैसे जो है भारत आगे बढ़ा। तो हमने जो पिछला वीडियो देखा था दोस्तों, अगर आपने उसको नहीं देखा स्टूडेंट्स, तो आप एक बार जाके ज़रूर देखें। मैंने उसके अंदर बहुत अच्छे समझाया है कि कैसे भारत जो है आगे बढ़ रहा है और कौन कौन से वंश कब कब आए, और ताकि आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अगर आप वो वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर उसको देखें, यहाँ पर मैं उसका लिंक डाल दूंगा। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि अब क्या हो रहा है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि हर्ष अंपायर ऊपर था, चालुक्य जहाँ बैठे थे, पल्लवा जहाँ बैठे थे। चालुक्यास के टूटने के बाद और हर्ष का खत्म होने के बाद, क्योंकि हर्षवर्धन जो था उसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, तो उसके टूटने के बाद यहाँ पे एक वैक्यूम बन गया और उसके बाद गुर्जर प्रतिहार यहाँ पर शक्ति आ गई, मतलब उन्होंने अपनी शक्ति स्थापित करी, और यहाँ पे पाल और यहाँ पे राष्ट्रकूटास। इस तरीके से जो है यहाँ पर एक जो आप देख सकते हैं वंश का निर्माण हुआ। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अरब अब जो है वो इंडिया की तरफ आ चुके हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इस लड़ाई को हम कहते हैं इंग्लिश में ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, है ना। और जो है ये बेसिकली लड़ाई इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे कन्नौज है, जिसके जो कि लखनऊ जो कि कानपुर या कानपुर से थोड़ा ही पास है। और ये किस लिए फेमस है आप मुझे बताइएगा कमेंट में, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है यूपी का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहता है उसमें। तो ये हो गया कन्नौज, और यहाँ पे है पाल। तो ये है पालाज, और ये जो कन्नौज की जगह इसके लिए लड़ाई चल रही है, ठीक है। तो टाइम देख लीजिए क्या चल रहा है, 750 और 900, और ये है क्राइस्ट के बाद का समय। और राष्ट्रकूटास भी यहाँ पे
बने हुए हैं और राष्ट्रकूटाच बहुत ही शक्तिशाली हैं। तो किस तरीके से लड़ाई चलती है और कैसे कन्नौज के लिए जो है फाइट हो रही है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि अरब के बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि अरब जो अब यहाँ पे आ चुके हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अगर आपके पास नोट्स में और भी इन पर इन्फॉर्मेशन हो अरब्स के बारे में तो आप उसे ज़रूर पढ़िएगा। पर पहली चीज़ है कि फर्स्ट अरब जिसने इन्वेट किया था वो था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, उसने इन्वेट कब किया था? 711 में। ठीक है, और उसने जो था सिंध राज को डिफीट किया था। तो यहाँ पे सबसे पहले जो सिंध राज यहाँ पे फैला हुआ था वो था हिंदू शाही साम्राज्य, और जिसका किंग था दाहिर। तो इसको इसने हरा दिया था और कैपिटल जो था वो था अरोर या अलोर। तो आपको ये याद रखना है। और यहीं से जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अरब यहाँ पे आके खड़े हो गए थे, और जो है भारत का जो है फिर इसके बाद जो है मध्यकालीन युग शुरू होता है। तो ये इतना ही अरब के बारे में मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। और भी अगर आपको कुछ पढ़ना हो तो आप अपने नोट से उसको रेफर कर सकते हैं, जो भी बुक आप रेफर कर रहे हैं। तो रिवीजन सीरीज़ की तरह है ये, और हमें रिवीजन जल्दी जल्दी करना है ताकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम इसे कवर कर लें। तो फिर आता है पाल। तो पाल के अंदर जो है वो बेसिकली अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो एक देखिए मैंने एक पूरा टाइमलाइन बनाया है। अगर आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको बना सकते हैं अपनी कॉपी में, आपको बहुत ईजी रहेगा। मैंने इसमें पूरा समझाया पाल, गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूटाच कैसे एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो सबसे पहली चीज़ है, जो पाल है उसका जिसने इसको शुरू किया उसका नाम था गोपाल। ठीक है, तो ये गोपाल आप याद रखिएगा। उसके बाद आता है धर्मपाल और फिर आता है देवपाल। तो ये कहाँ पर है बेसिकली मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये है पाल वंश। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नालंदा आपको दिखाई दे रहा है। नालंदा क्यों मैं दिखा रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ अभी। तो जो धर्मपाल था ये वाला जो आया, इसने क्या किया, नालंदा को रिन्यूड कराया। विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी थी उसको भी इसने ही बनवाया उसको। तो नालंदा जो था किसने बनवाया था, आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नालंदा जो थी यूनिवर्सिटी वो किसने बनवाई थी, और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है वो किसने बनाई, धर्मपाल ने। ठीक है, ऑक्यूपाइड किसने करा, कन्नौज। और क्यों करना चाहते थे, और किसको ऑक्यूपाई करना चाहते थे, कन्नौज को। ठीक है, तो इसने धर्मपाल ने जो था कन्नौज को भी ऑक्यूपाई कर लिया था। तो अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा राजा था जिस पाल वंश का जिसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई, तो वो कौन था, धर्मपाल। और किसने कन्नौज को भी किया था, तो कन्नौज भी इसी ने किया था। ठीक है, फिर आता है देवपाल। देवपाल कहाँ कहाँ ले गया अपने साम्राज्य को, असम, उड़ीसा। ठीक है, तो असम का पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा देख रहे हैं आप ले गया, और यहाँ पे कुछ पार्ट जो उड़ीसा का इसने अपने अंडर में कर लिया था। किसने कर लिया था, धर्मपाल ने कर लिया था। ठीक है, अब डिप्लोमेसी इसने क्या करी, शैलेंद्र डायनेस्टी थी एक, उसके साथ इसने डिप्लोमेसी करी थी। तो शैलेंद्र डायनेस्टी जो है कहाँ पे है, आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि शैलेंद्र डायनेस्टी कहाँ पे थी जिनके साथ इन्होंने डिप्लोमेसी करी थी, यानी कि इन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। फिर कल्चर जो था बेसिकली इनके कल्चर में हम अगर देखें तो इनके दो मॉन्क्स, मतलब ये थे कि बुद्धिस्ट जो वो थे, क्या बोलते हैं, बुद्धिस्ट संत। वो बेसिकली कौन, दो लोग जो थे तिब्बत गए थे यहाँ से नालंदा से, एक था संत रक्षित और दीपांकर। इन दोनों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ये दोनों जो थे तिब्बत गए थे। तो ये था पाल वंश के बारे में जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। देखिए तिब्बत क्रॉनिकल्स और असम के बारे में थोड़ा लिखा हुआ है, देवपाल, धर्मपाल और गोपाल। पर आपको थोड़ा सा और देखना है कि देवपाल के पैरेलल कौन था, जैसे कि भोज था और यहाँ पे नागभट्ट था। तो भोज इंपॉर्टेंट है और अमोघ वर्ष इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ये ऐसे आपको देखना है। ठीक है, फिर आ जाते हैं प्रतिहार, गुर्जर। तो अब गुर्जर प्रतिहार, तो गुर्जर प्रतिहार यहाँ से लेके यहाँ तक फैले हुए हैं। ठीक है, बहुत शक्तिशाली हैं, और जो है इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको जो बनाने वाला था गुर्जर प्रतिहार को, वो जो था वो नागभट्ट नहीं था, मिहिर भोज था। मिहिर भोज जो था बहुत ही शक्तिशाली राजा था। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसी ने जो था भोज लेक करके एक बनाई है जो कि भोपाल में है, आप देख सकते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो था इसने ही जो था जो गुर्जर प्रतिहार का वंश था उसको शुरू किया था। अल मसूदी जो एक ट्रैवलर है, बहुत ही फेमस है, आप याद रखिएगा इसका नाम। ये इसी के टाइम पे आया था भोज के में। तो अल मसूदी जो था भोज खाने यहाँ पे इसके पास आया था। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या थी कि ये वैष्णव फॉलोअर था, मतलब यानी कि हिंदू था और विष्णु की पूजा करता था। इसने किसको हराया था, देवपाल को। अब देखिए देवपाल इसके साथ है ना, तो ये देवपाल को हराया था, ऐसे आपको याद करना है। फिर जो था राजशेखर आता है। राजशेखर क्या था, एक संस्कृत स्कॉलर था। ठीक है, तो आपको नाम इसका याद रखना है कि संस्कृत स्कॉलर कौन था इनके काल में, वो था राजशेखर। ये देखिए, और किसके समय में था, महीपाल के समय में था। मैंने यहाँ पे लिखा भी है। तो महीपाल के समय में राजशेखर नामक एक संस्कृत स्कॉलर भी था। ठीक है, और महीपाल जो था उसने अपना कैलिफ जो टू बगदाद, मतलब उसने जो था बगदाद में एक कैलिफ रहता था, मतलब कैलिफ मतलब वहाँ का राजा, उसको जो था एक मतलब एक शांति समझौता या कुछ भी उसके अपनी तरफ से कुछ भेजा था। मतलब अगर कहा जाए कि कन्वर्सेशन किसने पहली बार या कुछ जो है किसी ने क्या, मतलब किसी बगदाद के कैलिफ को भेजा, तो वो महीपाल उसका उत्तर होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, पर इसने जो था कैलिफ को कुछ मतलब लेटर या डिप्लोमेटिक मैसेज भेजे थे। फिर उसके बाद आता है आपको राष्ट्रकूटाच के बारे में। तो हमें राष्ट्रकूटाच के बारे में पढ़ना है, जो कि कहाँ पे है मैं आपको दिखाता हूँ। ये है राष्ट्रकूटाच, यहाँ पे राष्ट्रकूटाच बैठे हुए हैं। ठीक है ना, तो उज्जैन जो है गुर्जर प्रतिहार की, देखिए यहाँ पे है कैपिटल। फिर यहाँ पे जो है आपके पालास बैठे हुए हैं, और फिर जो है यहाँ पे राष्ट्रकूटाच बैठे हुए हैं। ठीक है ना, ये आपको याद रहेगा ना। और ये देखिए पालास का कौन है, पहाड़पुर है।
ठीक है, तो कैपिटल। अब हम आ जाते हैं गुर्जर प्रतिहार में। तो गुर्जर प्रतिहार में सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखना है वो है दंती दुर्ग का। ठीक है, तो दंती दुर्ग का नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो था चालुक्यास के बाद आते हैं राष्ट्रकूटास। ठीक है, तो उसके बाद ये आता है दंती दुर्ग, फिर कृष्णा, फिर ध्रुव, फिर गोविंद। गोविंद तीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट राजा है, और अमोघ वर्षा। तो हम देख लेते हैं। दंती दुर्ग जो था इसका फाउंडर था, इसका कैपिटल क्या था, मलखंड था। ठीक है, तो मलखंड आप याद रखिएगा। वैसे यहाँ पे क्या लिखा है, मान्य खेत, तो मान्य खेत और मलखंड दोनों आप नाम याद रखिएगा। और फिर जो था इन्होंने किससे लड़ाई करी, चालुक्य से। जैसे मैंने आपको बताया चालुक्य के बाद आते हैं पल्लवास से लड़ी और पांड्या से लड़ी। तो पल्लवास ये रहे और पांड्या से रहे, तो इनको अपना देखिए बढ़ा रहे ना अपना साम्राज्य, तो ये लड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये लोग लड़ाई करी इन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए। और कल्चर जो था, इन्होंने दशावतार मंदिर बनाया एलोरा में। तो ये ध्यान रखिएगा, दशावतार मंदिर एलोरा केव्स में किसने बनवाया था, दंती दुर्ग ने बनवाया था। ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर आता है कृष्णा वन, जो मैंने आपको दिखाया था, ये कृष्णा वन। तो इसने क्या था, इसने दशावतार, डी फॉर दंती दुर्ग, डी फॉर दशावतार। फिर आता है कृष्णा वन। कृष्णा अवतार ने कैलाश टेम्पल बनवाया। तो के फॉर कृष्णा, के फॉर कैलाश टेम्पल एलोरा में। सब एलोरा में बनवा रहे हैं, क्यों, एलोरा की गुफाएं जो है कहाँ पर हैं, यहाँ पर है एलोरा की गुफाएं, देखिए लिया हुआ है ना, कृष्णा नदी के पास में। तो यहाँ पे जो है एलोरा की गुफाएं, तो ये कृष्णा नदी जा रही है, और यहाँ ये सॉरी ये गोदावरी नदी जा रही है, ये गोदावरी है। ठीक है, गोदावरी नदी के पास है, और कृष्णा नदी ये जा रही है आपकी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है कृष्णा और ये तुंगभद्रा। तो इस कृष्णा तुंगभद्रा द्वाब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बदामी द्वाब। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर जो है उसके बाद आता है आपका कि राष्ट्रकूटास हम लोग पढ़ रहे थे, हाँ। तो फिर आता है कृष्णा एक, जिसको हमने पढ़ लिया। फिर आता है गोविंद तीन, जो कि बहुत शक्तिशाली था, और उसने क्या किया था, श्रीलंका के राजा को भी हराया था। तो अगर पूछा जाए राष्ट्रकूटा का ऐसा कौन सा राजा था जिसने जो था श्रीलंका के राजा को हराया था, तो आपका नाम याद होना चाहिए, गोविंद तीन था। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष को मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये रहा अमोघ वर्ष, है ना, ये काफ़ी समय भी रहा। तो मैंने उसी हिसाब से जो इनकी चौड़ाई भी बनाई है, जितने समय ये लोग रहे हैं। तो अमोघ वर्ष के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये कविराज और मार्ग, कविराज मार्ग इसने लिखा था। देखिए हमेशा याद रखिए, जब भी जो आपका किंगडम होता है ना, जो वंश होता है, वो जब स्टेबल हो जाता है, यानी कि कोई युद्ध नहीं हो जाता है, कुछ नहीं होता, तब जो होता है राजा ना कल्चर में पैसा लगाता है, या खुद भी कुछ किताबें लिख देता है। तो यहाँ पे देखिए अमोघ वर्ष इतना ज़्यादा रूल कैसे कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्टेबिलिटी है ना, राष्ट्रकूटा एम्पायर में। तो ये बात आप ध्यान से देखा करिए थोड़ा सा। फिर यहाँ पे क्या कल्चर कौन था इसका, पंपा, पूना, रामा। तो ये सारे जो थे इसके अंदर, मतलब यहाँ पे राइटर्स थे, ठीक है, और पोएट्स थे। पंपा, पूना, रामा, याद रखिएगा इनके नाम है, जो अमोघ वर्ष के कोर्ट में रहते थे। और कवि राजमार्ग इसने लिखा था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और ये किसको पेटर्न करता था, मतलब किसको सपोर्ट करता था, संस्कृत को और प्राकृत को और अपभ्रंश भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी अमोघ वर्ष के बारे में। मैंने आपको बता दिया। कुछ टेम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, जो ये दशावतार और कैलाश टेम्पल, जो आपको याद रखना है। किसने श्रीलंका के एक राजा को हराया, ये, और दंती दुर्ग जिसका फाउंडर था। ये है राष्ट्रकूटास में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, इससे बाहर जो आएगा, अगर समझ लीजिए थोड़ा टफ होगा, क्योंकि ये मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। आपके नोट्स हैं जो, उनको एक बार ज़रूर देखिएगा, और रिवीजन वहीं से करिएगा सबसे पहले। उसके बाद जो भी आपके पास बुक्स हैं उसको आप रेफर कर सकते हैं। फिर इनका पॉलिटिकल सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इन पाल और प्रतिहार दोनों के लिए, यानी कि जो पाल थे और प्रतिहार थे उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो किस तरीके से जो था इनका, जो था एक तरीके से जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो कैसे चलता था, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहले हम राष्ट्रकूटास को देख लेते हैं। राष्ट्रकूटास नीचे वाले थे, उनको देखिए सबसे पहले होता था राष्ट्र, और उसको जो हेड होता था उससे बोलते थे राष्ट्रपति। उनके नीचे डिस्ट्रिक्ट होती थी, और डिस्ट्रिक्ट को बोलते थे विषय, और विषय का राजा कौन होता था, विषयपति। तो और जितने भी वंश थी वो क्या थी, एक के बाद एक, बेटा का बेटा, मतलब राजा का बेटा राजा, तो इस तरीके से चल रही थी। ठीक है, तो हेरिडेटरी थी। और दूसरी चीज़ आपको अगर मैं दिखाऊं इसमें, तो वो था पाल और प्रतिहार। पाल और प्रतिहार मैंने दिखाया आपको कौन लोग थे, ये लोग थे पाल और प्रतिहार। ठीक है, तो पाल और प्रतिहार का अगर हम देखा जाए कि वो लोग कैसे राज कर रहे थे, कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो ये कहाँ राज कर रहे थे, तो हम देखें सबसे ऊपर था उपारिका, जो कि गवर्नर बैठा रहता था। उसके नीचे एक होता था मंडल। मंडल में सबसे ऊपर बैठा होता था विषयपति, जो कि डिस्ट्रिक्ट का हेड होता था। और समंत होते थे। समंत जो थे बेसिकली कई सारे विलेज मिला के, जैसे कि अभी भी आज भी जिले में बहुत सारे विलेज मिला के एक डिस्ट्रिक्ट बनती है ना, तो वही समंत उसके हेड होते थे। ठीक है, इन समंत का काम क्या होता था, ये जो थे आर्मी बनाना, पावर अंदर जो है डिसाइड करना, और अथॉरिटी, इतना याद रखिए कि इनका आर्मी बनाने का काम था। ठीक है, और यहाँ इन कई सारे समंत मिलके जो थे विषयपति के नीचे रहते थे। इसको एक मंडल बोलते थे, और कई सारे मंडल मिलके उपारिका बनते थे। ठीक है, और इस पूरे चीज़ को क्या बोलते थे, भुक्ति बोलते थे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद जो है आता है, तो भुक्ति हो गया, गवर्नर, ऐसी कई सारी भुक्तियाँ भी हो सकती हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है आपका, यहाँ पे हमारा हो गया राष्ट्रकूटास को मैंने आपको समझा दिया कैसे इनका पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब उनका कैसे राजतंत्र बना हुआ था, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे, और कैसे जो था पाल और प्रतिहार एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे। कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जिनको आपको याद रखना है, और अब ये डायग्राम आप बना सकते हैं, और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा और पढ़ भी सकते हैं।
ठीक है। तो अब आ जाते हैं चोल वंश पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चोल वंश एक ऐसा वंश था इस समय के टाइम पे जो कि जो है बहुत ही शक्तिशाली था। और इस ये जो था सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट इनका था वो था इनकी नेवी। ये बात ध्यान रखिए, अगर किसी ने साउथ में सबसे इंपॉर्टेंट नेवी बनाई, बहुत शक्तिशाली नेवी बनाई है ना, तो वो नौसेना बनाई, वो थे चोल वंश। तो सबसे पहले जो इनका रूलर था, फर्स्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट, हमें इन तीनों को देखना है। यानी कि इसमें पहला रूलर कौन था, लास्ट कौन था, मतलब सबसे आखिरी में कौन आया, और इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन से थे। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि इनके इनके समय में कौन कौन से आर्किटेक्चर बने, जैसे बृहदेश्वर टेम्पल इन्होंने ही बनवाया, ठीक है। और ब्रोंज नटराज की एक जो स्कल्पचर है यानी आइडल है वो यहीं मिलती है, ठीक है। इनके एक जगह है चिदम्बरम, वहाँ पे मिलता है। फिर इन्होंने कैसे एक्सपेंशन करे, कौन कौन से युद्ध लड़े, कौन कौन से अलग अलग जो है इनके नाम थे राजाओं के, है ना, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है वो मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली वहाँ से आ सकता है। और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाते थे लोग अपना, और टैक्सेशन का कैसे था, मतलब कैसे जो थे वो लोग कर वसूल रहे थे। और इनका विलेज एडमिनिस्ट्रेशन और कैसा था, मतलब विलेज के स्तर पर जिन्होंने काम किया चोला में, वो अगर कोई पूछा जाए विलेज के स्तर पर सबसे ज़्यादा, गाँव के स्तर पर सबसे ज़्यादा जो था पावर कौन से राज्य में थी, कौन से वंश में थी, तो आप कह सकते हैं चोल वंश में। और अगर पूछा जाए कौन सा वंश जो था वो सबसे ज़्यादा नेवल पावर थी, मतलब जिसके पास सबसे ज़्यादा नौसेना पावर थी, तो कौन सा, चोल वंश था। फिर ऐसी सोसाइटी के बारे में थोड़ा देखते हैं आगे, और मैं आपको थोड़ा सा मैप समझा देता हूँ। तो ये देखिए, ये है इंडिया। इंडिया के नीचे वाले पार्ट में जो है, यहाँ पे जो थे पहले पल्लव थे, गंगा और पांड्य थे। इनको धीरे धीरे हटाकर कौन बैठ जाएंगे, चोला बैठ जाएंगे। तुंगभद्र और कावेरी से के बीच में पहले थे लोग, है ना, पेन्नार और कावेरी के पहले बीच में थे ये। उसके बाद ये फैल गए ऊपर नीचे दोनों तरफ, हर जगह इन्होंने हरा दिया बहुत लोगों को। तो हम देख लेते हैं कौन कौन इंपॉर्टेंट राजा थे। तो सबसे पहले आप इस फोटो को देखिए, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आया विजयालय। ये जो था इसको नरकेरी का भी नाम दिया गया, क्योंकि इसने तंजोर पे विजय प्राप्त करी थी, ठीक है। तो तंजोर यहाँ कहीं पे है, ये रहा तंजोर, इस पे विजय प्राप्त की। तो कावेरी से थोड़ा नीचे आया और इसने पल्लव को हरा दिया, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, नरकेरी। नरक 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 नरकेररी, ऐसे कुछ नाम है इसका, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, मुझे थोड़ा दिख नहीं रहा है, पर नर्क नर्क केररी इसका नाम था। फिर उसके बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट राजा नहीं है, आदित्य आता है। फिर उसके बाद आता है परंतांक एक, ठीक है। तो इसने जो था सबसे पहले मुदरय कौंड इसको नाम दिया गया, क्योंकि इसने मुदरय जो राजधानी थी पांड्यास की, वो जो थी इसने जीत ली थी, तो इसलिए इसका नाम मुदरय कौंड नाम पड़ा। ध्यान रखिएगा ये पांड्या की थी। और इसने किसको हरा, इसने और भी किसको हराया था, इसने राष्ट्रकूटास को भी हराया था, ठीक है। तो ये बात थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आते हैं राष्ट्रकूट किंग कृष्णा तीन को इसने हराया था। तो एक बार हम वो वाला डायग्राम देखते हैं पहले, हाँ। तो इसके अंदर राष्ट्रकूटास के बारे में, अच्छा चोला नहीं लिखा बनाया मैंने इसके अंदर, पर आपको मैं समझ गया ना, कृष्णा तीन यहाँ पे आया, तो यहाँ से चोल वंश के पास की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमने देख रहे थे, ये वाला स्लाइड था। तो सबसे पहले इसने किसको हराया, फिर ये मुद्रय कौंड इसका नाम था, और इसका नरकेरी नाम था। ये दोनों आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद हल्का सा डिक्लाइन होता है इनके साम्राज्य का। उसके बाद फिर से आता है राजा राजा एक, जो कि बहुत शक्तिशाली राजा था, और राजेंद्र एक, ये दोनों राजा में पढ़ने, और ये इन राजाओं की जो भी चीज़ें थी उनके बारे में देखना है। तो इनके जो गुरु थे, सबसे पहले गुरु का नाम लिया जाता है गुरु कर्रू वरूर। इनके गुरु कौन थे, गुरु कर्रू वरूर, इनका नाम याद रखिएगा। इसका और नाम क्या था राजा राजा एक का, ममदिचोल देव। ममदिचोल देव मैंने तोड़ के लिखा है, पर आपको पूरा एक ही बार में याद करना है। ममदिचोल देव, ये इसका नाम था, ममदिचोल देव, ठीक है। और कैपिटल क्या था, चोला मंडलम। मम चोला मंडलम। तो राजा राजा एक ने जो था, मम्मी ऐसे कुछ याद कर लीजिए आप हंसी मजाक में, और चोला मंडलम इसने बनाया था, ठीक है। फिर आता है इसने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो इसने चेर की जो चेर चेर कहाँ पर था, मैंने आपको दिखाया था ना, चेर राज्य, यहाँ पे चेर राज्य था। इनकी पूरी नेवी को इसने खराब, मतलब ध्वस्त कर दिया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये जीता। फिर उसने पांड्यास को हराया। पांड्यास को मैंने भी आपने बताया, पांड्यास यहाँ पे थे नीचे की तरफ, मदुरई और इसके नीचे, तो उनको हराया, ठीक है, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, ठीक है। और जो है फिर इसने क्या किया, मालदीव्स और नॉर्थ ऑफ श्रीलंका, ये बात ध्यान रखिएगा, श्रीलंका को पूरा नहीं, श्रीलंका के पूर्वी मतलब उत्तरी भाग में इसने जो है, इसने जो था उत्तर भाग में जो है जीत जीत हासिल करी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसने क्या बनवाया, बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया। तो ये कुछ मेन मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। आप जो चोला पढ़ने बैठेंगे ना, तो कम से कम आपको कम से 4 पन्ने का होगा चोला। और आपको मैं सिर्फ एक फ़ोटो में समझा दिया, आप इससे ज़्यादा क्वेश्चन समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा टफ बनाना होगा तो ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें इतने में से अभी और चोला आगे भी है। तो उसके बाद क्या है, राजेंद्र आता है, राजेंद्र एक, जिसके बारे में पढ़ना है। और इसने जो था नया कैपिटल बनाया गंगा कोंडा चोलापुरम। ये बात इंपॉर्टेंट रखिए, क्यों इसको गंगा कोंडा चोलापुरम और गंगी कोंडा चोला, तो इसका हुआ क्या था कि ये जो राजा था ना बहुत शक्तिशाली था, क्योंकि इसको इसका सपोर्ट पहले मिला, अच्छा खासा राज्य चल रहा था। आप देखिए 40 साल के बाद ये आया,
40 साल के बाद, तो अच्छा खासा राज सेटअप होगा, तो इसके बाद खूब पैसा था, तो इसने बोला कुछ नाम किया जाए। तो ये क्या किया, मैं आपको समझाता हूँ। ये क्या किया, यहाँ से चालू किया, यहाँ से चलना चालू किया, यहाँ से ऐसे 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 गया और ये गंगा के तट पे आ गया। ठीक है, और गंगा के यहाँ पे आके, गंगा के तट पे आके इसने गंगा का पानी भर के यहाँ से वापस जो है सारी पानी का जो जल था उसको यहाँ पे इधर से समुद्र के रास्ते से होता हुआ कश्तियों में लेके यहाँ पे वापस आया चोला। और यहाँ पे चोलास के राज में जब ये आया तो इसका नाम क्या पड़ा, इसका नाम पड़ गया गंगई कोंडा चोला। ठीक है, क्योंकि जो था, और इसने अपना नया राज बनाया, उसका नाम था गंगा कोंडा चोलापुरम। तो राज्य नहीं, कैपिटल बनाया, एक शहर बनाया। तो ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसने क्या किया, इसने पूरा श्रीलंका को हड़प लिया। ठीक है, वहाँ भी इसने आक्रमण करके और पूरा श्रीलंका मतलब खा लिया, जो इसके आधा राजा ने किया था। उसके बाद इन्होंने भी वो ले लिया। और मलय जावा सुमात्रा, जो कि एशिया में आप देखेंगे, आप मैप खोलिएगा, आप ढूंढिएगा कहाँ पे मलय जावा सुमात्रा है, ये आपको दिखेगा साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में। और अंडमान निकोबार के आइलैंड जो हैं उसके आपको पूरब की तरफ मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ तक ये गया था। क्यों गया था, मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप देखिए, कोई भी जहाज़ इधर से आएगा तो यहाँ रुकेगा। ठीक है, फिर आगे जाएगा, या वो सीधा चला जाएगा और यहाँ पे जहाँ पे सुमात्रा मात्रा है वहाँ रुकेगा। तो खूब पैसा आ रहा है ना, तो क्यों ना, यहाँ का राजा अगर ताकतवर होगा तो क्यों नहीं चाहेगा कि मैं यहाँ पे सारा ऑक्यूपाई कर लूँ और सारा पैसा अपने पास ले लूँ, है ना। तो पैसा चाहिए सबको, पैसा होगा तो क्या होगा, आर्मी स्ट्रांग होगी, आर्मी स्ट्रांग होगी तो राज्य स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये लोग ये काम करते थे। तो इन्होंने क्या किया, ये पूरा का पूरा जाके वहाँ पे माले जावा सुमात्रा को भी इन्होंने हड़प लिया। आपको याद हो गया होगा भी, है ना, जैसे मैंने आपसे समझाया आपको। तो उसके बाद क्या हुआ कि चालुक्यास ने जो इनकी भी लड़ाई हुई वेंगी को लेके और तुंगभद्र दोआब को लेके। तो मैं आपको दिखा देता हूँ तुंगभद्र दोआब कहाँ है। तो ये तो हो गया वेंगी, और ये है तुंगभद्र नदी, इसके ऊपर कृष्णा नदी बह रही जस्ट बगल में। ठीक है, एक और मैप दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए, ये दिख रही है कृष्णा नदी और ये तुंगभद्र नदी। ठीक है, तो ये कृष्णा नदी और तुंगभद्र नदी, इसके बीच का जो एरिया था ना, इसे बोलते हैं तुंगभद्र दोआब। इसके लेके लड़ाई हुई थी चालुक्यास के साथ, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और कहाँ कहाँ लड़ाई करी, क्या क्या नाम था, ये सारा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो है कई राजा आते हैं, उसके बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एक आता है राजेंद्र तीन, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसका नाम आप याद रखिएगा। उसके बाद आता है कुलोत्तुंग करके एक, ये आखिरी राजा है राजेंद्र तीन। कुलोत्तुंग जो था ये एक चालुक्यास और दोनों ने मिलके मतलब एक मतलब कहते हैं ना ट्रीटी करके ये राजा बैठा। और ये राजा जो था ये इसने अपने 72 डिप्लोमेट जो थे, मतलब कह सकते हैं डिप्लोमेट को क्या बोलेंगे, दूत दूत को जो है चीन भेजा था। तो ये बस इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए। ठीक है, अब हम एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। चोला के लिए जो है दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो इनका विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो कि इन्होंने गाँव के स्तर पर किया, बहुत शक्तियाँ दी, और दूसरा है इनकी नेवी, इनकी नौसेना। ठीक है, तो चोला एडमिनिस्ट्रेशन को हम समझ लेते हैं। सबसे ऊपर होता था साम्राज्य, नीचे कई सारे मंडल होते थे। मंडल में आपके रहते थे कोट्टम और वालांडू कमिश्नरी होती थी, और उसके नीचे नाडू डिस्ट्रिक्ट होती थी, और सबसे नीचे कुर्रम विलेजेस होते थे। ये इस तरीके से बना होता है, ये आप डायग्राम याद कर लीजिएगा। फिर विलेज के अंदर जो था दो ऑर्गेनाइजेशन होते थे, एक होता था उर, एक होती थी सभा। उर में क्या होता था, ये पूछा जा सकता है डायरेक्टली। उर में क्या होता था, आम जनता बैठती थी और बातचीत होती थी, जैसे सभा लगती है ना वैसे, और लोगों को पैसे दिए जाते थे जो भी उन्होंने काम किया है, या कि कोई भी चीज़ राजा ने भेजी, इस तरीके से लोगों को दे दिया जाता था। ठीक है, तो वो उर में होता था। और दूसरी होती थी सभा। तो सभा महासभा भी हो सकती है, और इसका जो प्लेस कहाँ पे होती थी, ये अग्रहर ग्रामों में होती थी, जो कि उस समय के ब्राह्मणों ने दान दिए होते थे। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, अग्रहर ग्राम कौन होते थे, ब्राह्मणों के द्वारा दिए हुए दान। तो इनके अंदर बहुत सारी समिति होती थी, जो सभाएँ होती थी, ये बड़ी बड़ी सभाएँ, इसमें बहुत सारी समिति होती थी जिनको वरियम कहते थे। ठीक है, वरियम के नाम से जानते थे। तो तोट्टवरियम, परि एरीवरियम, पोनवरियम और समत्सर वरियम, थोड़ा कठिन है, समत्सर वरियम, इन चारों का नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तोट्टवरियम क्या था, क्या काम करते थे, गार्डन्स, है ना, या उद्यान, उससे रिलेटेड था। फिर एक होता है एरी, एरीवरियम क्या करते थे, ये इरिगेशन से रिलेटेड था। ठीक है, इरिगेशन, एरी याद रखिएगा। फिर आता था पोन वरियम क्या करते थे, मनी से रिलेटेड था। ठीक है, पोन पा और प्राइस मनी याद हो जाएगा आपको। समत्वर, तो ये तो इजी है, संवत्सर। ठीक है, तो ईयरली होता था। और तोट करके जो है वरियम, वो कहाँ का था, गार्डन या उद्यान का था। तो ये समिति जो थी इन सारी चीज़ों से रिलेटेड काम करती थी, ये इसलिए बताया मैंने आपको नाम। और ये किसके नीचे होती थी, सभा के नीचे। ऐसी दूसरी समिति ऑर्गेनाइजेशन या सभ्य ये कौन सी थी सभाएं, वो थी उर।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना और ये आपको चार्ट याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। फिर इसके अंदर कल्चर के टैक्सेशन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर जो था कल्चर, मैंने आपको बता दिया टेम्पल आर्किटेक्चर इन्होंने बनवाया था, बृहदेश्वर टेम्पल, नटराज मंदिर बनवाया था जिसको राजा कुलोतुंग ने बनवाया था, कुलोतुंग जिसका नाम मैंने आपको पहले ही बताया था, कहाँ गया वो राजा, राजा कुलोतुंग, ये रहा ना, राजा कुलोतुंग ने इसको बनवाया था, ठीक है, ये नाम आप याद रखिएगा। और नटराज मंदिर ये पूरा ब्रॉन्ज का स्टैचू है, यानी कि कांस का स्टैचू है। टैक्सेशन कैसे होता था, 1/3 लेते थे ये लोग और उसको कहते थे कुदमई और कुदमाप, कुदमई कुदमाप, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और गवर्नमेंट जो था टैक्स को कहते थे आयम। और परिपत्ति जो था, एक तरह का परिपत्ति जो था वो इरिगेशन के लिए रेवेन्यू जो भी जनरेट होता था इरिगेशन से टैक्स लेके उसे परिपत्ति बोलते थे। और जो लैंड का मेजरमेंट होता था, यानी कि भूमि का मेजरमेंट जो होता था उसे या नापा जाता था, उसे वेली के रूप में नापा जाता था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिएगा आप इसको। फिर सोसाइटी में अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें डिवीजन हुआ था। अगर हम क्लास पे डिवीजन करें, यानी कि मान लीजिए ऊपर कौन है नीचे कौन है, तो 2 तरह के लोग होते थे। एक होते थे ब्राह्मण वर्ग, एक जो ब्राह्मण वर्ग नहीं है। दूसरा, अगर हम बिजनेस पे इसका डिवीजन करें, मतलब जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो एक होते थे वालंगाई, एक होते थे इदंगाई। तो आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा कि ये अलग अलग कौन कौन सी चीज़ें हैं। फिर वुमेन जो होते थे, वो जो उस समय की जो वुमेन थी, वो जो थी पर्दा नहीं पहनती थी, ठीक है, कोई पर्दा नहीं था। और सती प्रथा उस समय विद्यमान थी। तो ये हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम वलंगई, चलिए मैं बता देता हूँ, वलंगई जो था वो एक तरह का कृषि उत्पादन जो लोग करते थे वो लोग वलंगई होते थे। और जो लोग मजदूरी करते थे वो ईदंगई होते थे, जो मैंने आपको यहाँ बताया, ईदंगई वलंगई। जो मतलब कृषि करते थे वो वलंगई, और जो ईदंगई थे वो बेसिकली करते मजदूरी करते थे। इस तरीके से यहाँ पे डिवीजन होता था सोसाइटी में, यहाँ भी डिवीजन होता था क्लास के बेसिस पे सोसाइटी में। तो सोसाइटी इस तरीके से टूटी हुई थी और वुमेन जो थी वो पर्दा और सती, ये सारी चीज़ें थी। तो इसी के साथ जो है मैंने आज जो है आपका पहला जो चैप्टर था मेडिएवल का वो शुरू किया, यानी कि मध्यकालीन भारत का, जिसमें अरब, पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटा चोल हमने पढ़ लिया है। और आपको जो आज करना है वो यही चीज़ है कि टाइपिंग करनी है, फिर इंग्लिश वोकैबुलरी, न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स पढ़ना है। नोट्स आपको अपने ही पढ़ने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और इसी तरीके से तैयारी करते रहना है, बने रहना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप जो है नीचे लाइक और कमेंट करें। इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए, और आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।